हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग बहुत इंतजार कर रहे थे फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट करने का। तो अब बीकॉम सेकंड का फोर्थ सेमेस्टर यहाँ से हम अब स्टार्ट करते हैं। और सभी बच्चों का जैसे हमारा लास्ट सेमेस्टर बीता, बहुत संघर्ष के साथ में बच्चों ने पढ़ाई की, खूब मेहनत की, और जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी खूब रटे, और साथ में जो क्लासेस हैं वो भी बड़े अच्छे से हो गई थी। उससे भी ज़्यादा कहीं बेहतर ढंग से फोर्थ सेमेस्टर को हम प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे थे जो हमको काफ़ी लेट मिल पाए एग्ज़ाम के किनारे, लेकिन फिर भी उनकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी हो गई थी। जो कुछ भी बताया था वही यूनिवर्सिटी में आया था। तो फोर्थ सेमेस्टर में भी मैं आपके साथ में ये वादा फिर से वही करता हूं जो लास्ट सेमेस्टर में किया था, कि आपका जो विश्वास है वो टूटने नहीं पाएगा। जो कुछ भी तैयार कराएं वो आप विश्वास के साथ तैयार कीजिए, और फिर जब एग्ज़ाम आप दे रहे हों उस समय हमसे शिकायत कीजिए अगर किसी भी प्रकार की शिकायत रह जाए। ओके, तो आइए समझाते हैं कि हमको किस तरह से फोर्थ सेमेस्टर की प्लानिंग करनी है। बहुत बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, कई दिनों से ये वेट कर रहे थे कि सर जी कब से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम इसके लिए अब स्टार्ट करते हैं और अब ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, तो देखिए फोर्थ सेमेस्टर में जब हम बात करते हैं तो मेन चीज़ आती है निकल करके फोर्थ सेमेस्टर का जो हम कोर्स समझा रहे हैं। ठीक है, वो है कहाँ का कोर्स? ये उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब पर लागू होता है। ओके, और जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूपी से बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की, यानी कौन कौन से इसमें जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमको कवर करना है। पहले नंबर पे अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इनकम टैक्स आपके लिए मिली हुई है। ओके, लॉ एंड अकाउंट्स। ठीक है, इसमें किसी भी नेम से आपकी बुक हो सकती है, लेकिन आपके लिए पूरा इनकम टैक्स के बारे में पढ़ना होगा, पूरा इनकम टैक्स को समझना होगा कि क्या इनकम टैक्स होता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, और वर्तमान समय में कौन कौन से रूल्स हैं, कैसे इनकम टैक्स लगता है। इस पर भी अभी हम बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे अपनी प्लानिंग में, और पूरा आज टारगेट भी हम फिक्स करेंगे। और इसके बाद में दूसरे नंबर पे जो इनकम टैक्स के बाद आती है वो है हमारी मार्केटिंग। तो जो दिया हुआ होगा सेकेंड नंबर पे फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग है, जिसमें जुड़ी हुई है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब आप ऑनलाइन जो इक्विपमेंट्स हैं उनके थ्रू आप देख रहे हो, दुनिया भर की साइटें हैं जो मार्केटिंग में लगी हुई हैं, उनके बारे में हमको विस्तार से यहाँ पर पढ़ना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि मार्केटिंग के लिए हमको पढ़ना है। और तीसरे नंबर पे बहुत अच्छा एक कोर्स आपके लिए मिलेगा जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, जिसे हम कहते हैं उद्यमिता के मूल आधार। हिंदी में अगर हम इसी को कहेंगे तो बोलेंगे उद्यमिता के मूल आधार। ओके, बहुत अच्छा ये सब्जेक्ट है हमारा। और चौथे नंबर पे कुछ यूनिवर्सिटियों में ऑप्शन भी रखे हुए मिल सकते हैं, एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड ट्रैवलिंग मैनेजमेंट। ओके, तो टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट ये बहुत कम जगह पर होगा, बाकी अधिकांश आपको ये मिलेगा। अगर ये भी मिलता है तब भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर बात होती है कि इन सब को हमको कवर अप कैसे करना है। जैसे आपने देखा कि लास्ट जो हमारे सेमेस्टर्स हैं बड़ी अच्छी तरीके से व्यतीत हुए हैं। ओके, उन सेमेस्टर्स में हमने एक एक पॉइंट्स के लिए ऐसे पकड़ा है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, हर ईयर की दृष्टि से उसके लिए समझाया जाता है। और इनकम टैक्स के जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, यानी कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं या कौन कौन से प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, ये हम पहले से ही डाल चुके हैं वहाँ पर यूट्यूब पे। लेकिन यहाँ पर वो जो हमने इंपॉर्टेंट डाला है उसको विस्तार से पढ़ने के लिए एक प्लानिंग बनानी है। तो आइए शुरू करते हैं इनकम टैक्स से ही, कि क्या क्या इनकम टैक्स में किस तरह से हमको तैयार करना है अब अगले सेमेस्टर के लिए, जिससे एक भी क्वेश्चन जैसे इस बार
अधिकांश यूनिवर्सिटियों में बच्चों ने अथवा वाले भी क्वेश्चंस उनके लिए आते थे। ये चुनाव करना पड़ रहा था कि कौन सा वाला सॉल्व करें, क्योंकि सब आता है। तो वही कंडीशन इसमें है। जो बच्चे देर से जुड़ पाए थे उन्होंने भी अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली तो पेपर उनके भी बहुत अच्छे हुए। और फोर्थ सेमेस्टर में तो हमारे लिए पूरा टाइम मिला हुआ है। तो देखिए किस तरह से हमको फोर्थ सेमेस्टर में तैयारी करनी है। सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपके लिए इनकम टैक्स पे, ठीक है, जिसका नाम है क्या हमारा इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। देखो इसका नाम हो सकता है तुम्हारे यहाँ पर बुक में कुछ और भी नाम से दिया हुआ हो, इनकम टैक्स लॉ के ही नाम से दिया हुआ हो, लेकिन यहाँ पर इसमें हमको सिलेबस में रखा हुआ क्या है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो मैं आपके लिए बताऊं, अगर जैसे ही इनकम टैक्स का नाम आता है और सामान्य लोग जो सही से इसमें घुसे हुए नहीं हैं, सही से इस सब्जेक्ट को जानते नहीं हैं, वो पता सिर्फ 5 चीज़ों की बात करते हैं। वो किस किस की बात करते हैं? वो करते हैं वेतन की, वो करते हैं मकान संपत्ति की, सिर्फ वेतन की, मकान संपत्ति की, और तीसरे नंबर पे जब आता है तो व्यापार एवं पेशे की, फिर चौथे नंबर पे पूंजी लाभ की, और फिर करते हैं अन्य साधनों की। ठीक है, अन्य साधनों से आय। असलियत में वो ये नहीं जानते ये एक इनकम टैक्स का बहुत छोटा सा पार्ट है। इनकम के साधनों को 5 पार्टों में डिवाइड कर दिया। यानी हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स क्या बकवास है, तो इनकम टैक्स 2 शब्दों से मिलकर के बना है, इनकम प्लस टैक्स। इनकम का मतलब क्या होता है? भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति या भारत में अर्निंग करने वाला कोई व्यक्ति, वो विदेशी भी हो सकता है, इंडियन भी तो हो सकता है, इनकम तो कोई कर सकता है ना। तो इंडिया के अंदर अगर कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी फर्म, कोई भी इंसान जितने भी साधनों से वो धन कमाता है, उस धन का योग ही उसकी क्या कहलाता है? इनकम कहलाता है। अब इनकम में बहुत चीजें यहां पर छुपी हुई हैं। क्या क्या छुपी हुई हैं? अभी हम कह रहे हैं इनकम कहलाता है, खर्चे भी इसमें से घटाने होंगे। यानी 2 प्रकार की आय होती है, एक सकल आय, एक कुल आय। अब ये चीजें बहुत विस्तृत हो जाएंगी बेटा। एक होती है सकल आय और एक होती है कुल आय। और हमेशा जो टैक्स लगता है वो कुल आय पे लगता है। अब ये सकल आय और कुल आय का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिएगा कि मैं कहीं पर जॉब करता हूं बेटा, हमको जॉब से मान लीजिएगा 50 लाख रुपए साल में मिल जाते हैं। और पता चला सेकंड नंबर पे मैं बिजनेस करता हूं और बिजनेस से मेरे को 3 लाख रुपए मिल जाते हैं। और मैं कह रहा हूं कि चलिए 1-2 जगह और से प्रोफेशन से, चलिए प्रोफेशन से भी, पेशे से भी मेरे को 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे को 55 लाख रुपए मिल रहे हैं, ये मेरी सकल आय है। लेकिन इनको प्राप्त करने में कुछ क्या हो रहा होगा? एक्सपेंस हो रहा होगा। इस एक्सपेंस को लेस करने के बाद में जो आय बचती है वो हमारी कुल आय कहलाती है। तो कुल आय सकल आय का विभाग है जिसमें धारा 80C से लेकर के 80U तक की कटौतियां घटा दी जाएं। संजीव सर को बोलने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि 80C से लेकर के 80U तक की कटौतियां घटा दी जाएं, लेकिन 80C से लेकर के 80U तक की जो डिडक्शंस हैं, जो कटौतियां हैं, वो हैं कौन कौन सी, ये याद करने में छात्रों को पसीने आ जाते हैं। तो कहना अलग है, करना अलग है। यही इनकम टैक्स का सार है। दुनिया का अगर सबसे अच्छा और सरल सब्जेक्ट है तो इनकम टैक्स है, और सबसे टफ है तो इनकम टैक्स है। क्यों? इसकी थ्योरी करोगे, न्यूमेरिकल करोगे, नंबर नहीं कटते, क्योंकि टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा इसमें। तो इसीलिए इसमें मैं देखो सलाह देता हूं कि ये मैं नहीं कहता कि नहीं मेरे ही यहां आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लें, लेकिन अगर वास्तव में जीवन में कुछ बनना है और बहुत अच्छा करना है तो आपके लिए भाई किसी न किसी का एक सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि किताबों से अगर सब पढ़ जाते तो कॉलेजेस की जरूरत ना होती, कोचिंग्स की जरूरत ना होती, टीचर की गाइडेंस की जरूरत ना होती। तो अगर इनकम टैक्स में बहुत अच्छा करना है तो थोड़ी सी हेल्प आपको लेनी होगी। जो लोग हमारे यहाँ लेना चाहते हैं उनके लिए मैं ऑफिस का नंबर देता हूं, उनका स्वागत है 9719811101। और जो लोग और कहीं ज्वाइन करना चाहते हैं शौक से करें, वो जहां पढ़ते हैं वहां पढ़ें, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पर जुड़ने के बाद में एक एक टॉपिक बड़ी सरल तरीके से हम जैसे लास्ट क्लासेस में समझाए हैं सेम वैसा ही होगा। तो बेटा यहां पर सकल आय और कुल आय, ये दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ओके, अब
कोई व्यक्ति जहां जहां से इनकम करता है तो वो उसकी जितनी भी इनकम हो सकती हैं, 50 इनकमें हो सकती हैं, 50 सोर्स हो सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ इन 5 हेड्स में लाएंगे। ये चीज शीर्षक कहलाती है। इसको अंग्रेजी में तो हम हेड्स कहते हैं और यहाँ पर शीर्षक कहते हैं। शीर्षक का मतलब है कि मान लीजिए मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे 10-20 बिजनेस भी चल रहे हों, मैं कहीं और से भी पैसे कमा रहा हूँ, तो वो सब लौट फेर के इन 5 में से ही कहीं ना कहीं सेट किए जाएंगे और फिर निर्धारित दर से उस पर पहले छूट दी जाएगी और इसके बाद में टैक्स लगाया जाएगा। ओके, तो ये 5 चैप्टर आपके सबसे ज़्यादा मेन होते हैं। इनकम टैक्स का टीचर जब भी पढ़ाता है वो कहता है कि भाई न्यूमेरिकल इन्हीं में है, लेकिन मैं नहीं कहता। मेरे कहने का मतलब क्या है कि एग्जाम में वेतन वाला जो क्वेश्चन है बचता नहीं है। इनकम फ्रॉम सैलरी पेपर में आएगी ही आएगी, तो इसको तो बिल्कुल घोट करके हमको पिला देना है और खूब मेहनत करनी है और जो क्वेश्चन बताएंगे जिस कैटेगरी के वैसे ही आपके लिए मिलेंगे। इस वर्ष जो 2023 में जितनी भी यूनिवर्सिटियों में एग्जाम शुरू हो रहे हैं, आज ही लिख लो, इस बार इनकम फ्रॉम सैलरी में HRA तो 100% कैलकुलेशन करने के लिए आएगा ही आएगा और उसके साथ में जो अनुलाभ हैं उनमें भी कैलकुलेशन करने के लिए आने की पूरी संभावना है। और मेरे को लगता है, ये दावा है कि जो बता रहा हूं वही मिलना चाहिए। मिलेगा नहीं मिलेगा भाई देखो, मैं भगवान नहीं लेकर अनुमान ही लगा सकता हूं। इस बार मोस्टली यूनिवर्सिटी में जो कार की सुविधा मिलती है, छोटी कार बड़ी कार उस पे रिलेटेड साथ में ड्राइवर्स के खर्चे शायद वो वेतन वाला जो न्यूमेरिकल है इस बार रखा हुआ होगा। जरूरी नहीं मेरे यहाँ ज्वाइन करो तभी आप समझो, मैंने बता दिया, आप जहाँ ज्वाइन किए हो वहाँ पे तैयार कर लीजिए, लेकिन इस चैप्टर को वहाँ बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। कौन से वाले के लिए? वेतन वाले के लिए। दूसरे नंबर पे इस बार बहुत ज़्यादा मेरे को उम्मीद है कि अन्य साधनों से आय से भी एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और अब व्यापार एवं पेशे से तीसरे नंबर पे आप तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो 3 न्यूमेरिकल हमने यहां बताए हैं, 2 तो 100% आने ही आने। अब इनकम टैक्स को पढ़ा कहां से जाए, सबसे बड़ा सवाल ही हमारा यही होता है कि इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए तो सब पढ़ा देते हैं, लेकिन केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर एग्जाम में कैसे लिखें, क्योंकि कॉपी जो हमारी होती है वही हमको तो प्रेजेंट करती है कि हमारे अंदर कितनी भी योग्यता छुपी हुई है, कितनी भी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम उसको कॉपी पे डिस्प्ले नहीं कर पाए तो कॉपी चेक करने वाले पे हमारा कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो ये क्या होता है, अच्छी मार्किंग लाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो अदर स्टूडेंट्स का ध्यान ही वहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। उसके लिए क्या करना होगा बीच बीच में हम बताते रहते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं इनकम टैक्स को बहुत अच्छे से तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले हम आयकर का, किसका, आयकर का परिचय समझेंगे और पूरी इनकम टैक्स बहुत आसान लगेगी इस वीडियो को देखने के बाद। बस मैं कहता नहीं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ही कर लो, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने आगे के क्लासेस आएंगे, जो भी पब्लिक आएंगे वो तो आपको मिलेंगे। हालांकि जो पेड क्लास हैं वो सब प्राइवेसी के साथ में उन्हीं लोगों के लिए मिलते हैं जो लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हुए होते हैं, ओके। लेकिन काफ़ी कुछ फिर भी यूट्यूब पे हम सेंड करते हैं। सारा का सारा जो मटेरियल है वो यूट्यूब पर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि पेड क्लास से ही जब फुर्सत मिलती है तभी पब्लिक में आते हैं। तो पहले नंबर पे अगर वास्तव में इनकम टैक्स को बहुत अच्छे से सीखना है तो इसका परिचय समझना होगा कि आयकर क्या है, क्यों शुरुआत हुई, क्या चीज है, कौन इसका मालिक है, ये सारी बातें चैप्टर 1 में दी हुई होंगी, ओके। दूसरे नंबर पे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि आयकर की दरें व योजनाएं। ये आपको पेपर में आपकी बुक में मुश्किल से चैप्टर मिलेगा, लेकिन हम इसको इनकम टैक्स को बहुत इजी करने के चक्कर में ये सेकंड नंबर पे अपना प्राइवेट टॉपिक सेट करते हैं। क्योंकि इनकम टैक्स में भी मैंने देखा है बुक्स में, कई राइटर्स की मेरे पास में बुक्स हैं, स्पेसिमेन में आती हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सर हमारी ही बुक लगा दीजिए, लेकिन मुझे पता है कि कौन सी बुक में के चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए, वो लास्ट में जाके रख दी है, पहले क्या होना चाहिए। अब क्या वो लिखने वाले लोग वो मुझसे कम विद्वान है? ऐसा नहीं है।
हम धरातल पर काम कर रहे हैं, हमको पता होता है, हम वास्तविक रूप से काम कर रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट कहां पर क्या महसूस करता है। तो वो चीजें सेट करने के लिए हम सेकंड नंबर पे आपके लिए ये भी बढ़ाएंगे, ठीक है। और कुछ राइटर ने पहले चैप्टर में शामिल तो किया है, लेकिन उसको जैसे हर वर्ष ये चेंज हो जाता है, तो वो चीजें एक अलग से विशेष टॉपिक में हमको कवर करनी है। इसके बाद में हमको पढ़नी होती हैं, इसको योजनाएं में ही हम कर नियोजन भी समझ लेंगे, कर नियोजन। फिर हमको पढ़ना है निवास स्थान का निर्धारण। यह समझना बहुत जरूरी है। निवास स्थान का निर्धारण का मतलब है कि हम किसी भी व्यक्ति पे इनकम टैक्स लगाएंगे, उस पर रूल्स कौन से लागू होंगे, उस पर इंडिया के रूल्स लागू होंगे या इंडिया के रूल्स लागू नहीं होंगे, या इंडिया के रूल्स तो होंगे, लगेंगे तो इंडिया के रूल्स, लेकिन कौन से वाले लगेंगे। 3 कैटेगरी होती हैं कि वो व्यक्ति यहां का निवासी है, वो निवासी नहीं है, और तीसरा वो दोनों के बीच का है। ये कंडीशंस होती हैं। ओके, अगला जो हमारा मेन टॉपिक निकल के आता है, अब किसी व्यक्ति पे आप कर लगाओगे, वो तमाम इनकमें करेगा जो इनको इसमें गिना जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, भारतीय कृषि आय कर से मुक्त है। भारत में कृषि पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगता है। ये हम पूरी इनकम टैक्स में पढ़ते रहते हैं, लेकिन सच बात यह है कि पहले कृषि आय को जोड़ते हैं और बाद में धारा 10 के अंतर्गत उस पर हम छूट देते हैं। जो भारतीय कृषि आय वो आयकर से मुक्त है। ओके, तो यहां पर दिमाग घूमता है बच्चे का। बच्चा क्या सोचता है कि कृषि आय कर से मुक्त है, उसको इनकम में शामिल ही ना किया जाए क्योंकि उस पर टैक्स ही नहीं लगेगा, जबकि ऐसा नहीं है। पहले हम उस पर टैक्स लगाएंगे, बाद में छूट देंगे। तो एक विशेष प्रकार से प्रोसेस होती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, एक एक अक्षर समझ में आएगा। और बात होती है इसके बाद कृषि आय की। ओके, और कृषि आय के बाद तुरंत स्टार्ट हो जाता है हमारा वेतन, यानी ये वाले सब चैप्टर। ये वाले सब 5 चैप्टर हम क्रम से पढ़ाएंगे आपके लिए, और इनको क्रम से पढ़ाने के बाद हम आपको सिखाएंगे आयकर की गणना करना। आयकर की गणना विधि जो आपको बुक में बिल्कुल लास्ट में मिलेगी जाकर के, नहीं, इन चैप्टर्स के बाद इसको लगाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी बच्चे ने आयकर को समझा, आयकर की सारी दरें, योजनाएं, प्लानिंग्स, नियोजन सब कुछ समझ लिया है, आयकर की पूरी परिभाषा समझ ली उसने। इसके बाद में उसने उसका ये देख लिया कि कहाँ का निवासी है, उसका निवास स्थान निर्धारण कर लिया। फिर उसने कृषि आय को समझ लिया, फिर आय के जितने शीर्षक हैं इनको समझ लिया। अब तो उसको कम से कम आयकर निकालना सिखा दो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पूरी इनकम टैक्स पढ़ जाते हैं और कोई व्यक्ति बताए कि नहीं मेरी इतनी इनकम है, बताओ कितना टैक्स लगेगा, तो वो नहीं बता पाते। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। क्यों? उन्होंने सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान लिया। और वही बच्चे जब किसी इनकम टैक्स के वकील के पास में जाते हैं, सीए के पास में जाते हैं, तो वो वहां पर काम नहीं कर पाते हैं। क्यों? प्रैक्टिकल नहीं कर पाए। जबकि यहीं पर उस बच्चे को समझना बहुत जरूरी है। रोजगार ढूंढते हो ना, यहां से रोजगार मिलता है, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी तो लीजिए। ओके, दूसरे से आगे निकलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। चलिए, हम ये कोई अलग से बहुत बड़ा तूफान नहीं समझा देते हैं। आयकर की गणना विधि आप अगर सीख भी लेते हैं, फिर इसके बाद में जो आयकर में जो आप पढ़ रहे हो ना, लॉ एंड अकाउंट्स, तो लॉ का मतलब है कि नियम पढ़ोगे जिसमें कई चीजें निकल करके आती हैं। हानियों की पूर्ति कैसे करेंगे, हानियों की पूर्ति आज ही लिख दे रहा हूं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस साल आएगा पेपर में। हानियों की पूर्ति के कौन कौन से लॉ हैं, कौन कौन से नियम हैं, ये आपको इस बार पता होना चाहिए। और पूरी थ्योरी हमारे यहाँ तो बहुत ही सरल लैंग्वेज में मिलेगी, बुक्स में बहुत टफ है, लेकिन हम उसको अपने नोट्स में सरल कर देंगे, 100% सरल कर देंगे। ओके, जैसे बिजनेस लॉ पढ़ाने की जरूरत ही नहीं हुई, सिर्फ नोट्स दे दिए, बच्चों ने अपने आप रट डाले। तो वो चीज यहाँ पर कि हानियों की पूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में हम आपके लिए सिखाएंगे यहाँ समस्त कटौतियाँ, यानी जो डिडक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, समस्त कटौतियाँ ये सीखेंगे। और इसके बाद में कुल आय की गणना, कुल आय की
गणना कैसे करके करोगे और इसके बाद में कर दायित्व की गणना। कर दायित्व का मतलब होता है टैक्स लायबिलिटी, यानी टैक्स लायबिलिटी का मतलब है कि किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स अगर चुकाना है तो आप कैसे करके उसका चुकाएंगे, और उसके संबंध में ये आयकर की गणना विधि जब हम पहले ही बताए हुए होंगे तो आप इन सब चीज़ों के लिए भी बड़ी आसानी से समझते जाओगे। क्योंकि पहले अगर इन सब चीज़ों को, पहले हम यही देखते थे, पहले हम इनको पढ़ाते थे तो बच्चा सोचता था, क्योंकि उसको इंतजार होता था किसका, आयकर लगाने की गणना विधि का। जैसे हम लोग किसी दावत में जाते हैं, पूरी दावत चट कर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पता चले कि दूल्हा अभी आया ही नहीं है, जयमाला अभी हुई नहीं, क्या शादी पूरी हो जाएगी, दावत पूरी हो जाएगी, भोजन तो पूरा हो सकता है, लेकिन जो मेन हमारा मोटिव है वो पूरा नहीं हो रहा। तो वही कंडीशन यहाँ पर है, हम जो समझ रहे हैं उसके लिए पूरे तरीके से, प्योरिटी से अगर वास्तव में इनकम टैक्स को बिल्कुल रट डालना है तो इन पैटर्नों पे चलना होगा। ओके, और इसके बाद में हानियों की जो पूर्ति है वो इसलिए यहाँ पर समझाई गई है कि इनकम टैक्स की गणना विधि करोगे, इसके बाद में ही जो हानियां निकल करके आएंगी उनके लिए जो टैक्स बन रहा होता है उसमें से डिडक्शंस लगानी होती हैं, जो कि कटौतियों के नाम से जानी जाती हैं। फिर इसके बाद में कुल आय, ये हम इसलिए बाद में सिखा रहे हैं कि यहाँ से जब बेटा शुरुआत करते हैं और यहाँ तक जब पहुँचते हैं तो बच्चे का मन उबने लगता है, वो सोचता है यार कितना बोरिंग सब्जेक्ट। तो ये बोरिंग ना लगे, अच्छा लगे, इंटरेस्ट आए इसमें, है तो उसका अपना एक सिस्टम हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब वो बात करते हैं, कर दायित्व की भी गणना हो गई है, तो इसके बाद में इन सबको रेगुलेट करने के लिए कि तुमने सारे काम सही किए नहीं किए, इनके लिए होता है हमारा आयकर अधिकारी, आयकर पदाधिकारी। ठीक, जो लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के होते हैं, पूरा देखते रहते हैं कि कौन कौन सही काम कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। फिर अगली बात में आती है उद्गम स्थान पर कर की कटौती। ये क्या चीज होती है, यानी कोई व्यक्ति तुमको वेतन देता है तो आपके हिस्से का जो टैक्स है काट करके वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करता है और बची हुई तनख्वाह आपको देता है, वो हमारी कहलाती है उद्गम स्थान पर कर की कटौती है। और बहुत से लोग होते हैं वो एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, तो कर का अग्रिम भुगतान, यानी इनकम टैक्स का पहले से ही पेमेंट करना, वो कहलाता है कर का अग्रिम भुगतान। अब अगर कोई व्यक्ति अग्रिम नहीं करता है, इनकम टैक्स चुका नहीं रहा है, तो हम करते हैं आयकर की वसूली। ओके, जबरदस्ती इनकम टैक्स वसूला जाता है। आपने सुना होगा मार्केट में, उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ गया और इतना इतना टैक्स लग गया, तो वो सब आयकर की क्या कहलाती है, वसूली कहलाती है। अब किसी व्यक्ति से वसूली कर रहे हो, तुम गलत टैक्स अगर कोई अधिकारी लगा है, वो कर सकता है बेटा क्या, अपील है, पुनर्विचार कर सकता है कि भैया कहीं ना कहीं पर, और तुम किसी पे अगर फिर भी वो गलत है तो दंड लगा सकते हो। ठीक है, अर्थदंड जिसे कहते हैं, दंड लगाना। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। तो इस इस पूरी प्रक्रिया को समझना है हमको 4th सेमेस्टर में। फिर लास्ट में इन सब का एक रिवीजन के रूप में है, एक व्यक्ति पर आयकर की गणना विधि, ये हम पुनः आपके लिए करा देंगे। उससे क्या होगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक जो कुछ भी हमने सीखा एक एग्जैक्ट रूप में फिर वो यहाँ से निकल के आएगा। ओके, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, इसमें केवल वो चीज़ें थी कि एक हमको क्या आगे करना है। तो कैसा लगा आज का क्लास ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।